हम लोगों ने देख लिया। अब हमें समझना है सबसे पहले सुशासन। अब सुशासन समझेंगे यहीं से, सुशासन क्या होता है, और सुशासन को समझने के साथ ही मैं यहाँ ये बताऊंगा कि फिर मैं सुशासन समझाऊंगा। अभी तक मैंने संविधान समझाया, राज्य व्यवस्था समझाया, अब सुशासन। फिर इन तीनों के बीच और जनतंत्र, जनतंत्र को सामने लिए हम जानते हैं, जनतंत्र यानी कि लोकतंत्र, जनता का शासन, इसको हम पर समझेंगे और फिर चारों के संबंध को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपके वैसे सुशासन का अर्थ क्या होता है? सुशासन का अर्थ होता है, अब ये मैं सुशासन का अर्थ बता रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन की परिभाषा। सुशासन क्या करता है कि संविधान है, संविधान के आधार पर हमने कुछ कानून बनाया जो राज्य व्यवहारिक तौर पर राज्य व्यवस्था हुआ, तो उस व्यवहारिक कानून को हमें क्रियान्वयन करने में हमें क्या करता है, ये जो सुशासन भागीदारी करता है। सुशासन का मतलब सीधा साधा सुंदर शासन। सुंदर शासन कब होगा? जब बेहतर तरीके से कोई कानून जो बन रहा है वह इम्प्लीमेंटेशन हो, यानी कि उनका हो और हम देखें कि सच में हो रहा है, यानी कि जिस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने कानून बनाया था वह उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, ये है सुशासन। तो सुशासन से अभिप्राय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन के अनुसार गवर्नेंस शासन व्यवस्था की वह इकाई है जो नीतियों को धरातलीय स्तर पर क्रियान्वयन करने में, यानी कि धरातलीय स्तर पर क्रियान्वयन करने में पारदर्शिता व जवाबदेही की भूमिका निभाते हैं, कि पारदर्शी तरीके से उसे पहुंचाते हैं और जवाबदेह बनाते हैं। अब ये दो शब्द आई यहाँ कि पारदर्शी क्या होता है। अब ये पारदर्शिता समझने के लिए आप देखिए, ये आप दो गिलास देख रहे हैं, एक तो ये स्टील का गिलास है और एक कांच का गिलास है। आपको क्या दिख रहा है कांच के गिलास में? स्टील के गिलास में बताइए कितना जल है, बताइए कितना जल है स्टील के गिलास में? नहीं बता पाएंगे क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। ऐसे शासन की नीतियों में यदि होगा कि क्या नीति पारित की है, उसके अंदर क्या लूप होल है, वो जब समझ में नहीं आती है। अभी हम लोगों के साथ यही है कि हम लोगों को बहुत सारी चीज़, क्या नीतियां हैं, क्या कर रहा है सर, मतलब कितना हुआ, जैसे कोई नीति आई और उसके तहत कितना क्या हुआ, कितनी वो सक्सेस रही, कितनी नहीं रही, ये सभी चीज़ें कोई भी पारदर्शिता नहीं है। तो इस जल, जैसे कांच के गिलास में जो एकदम जल दिख रहा है, आपको पता है कि कितना भरा है, यानी कि इतना भरा है, अभी इतना खाली है, तो ये दिख रहा है आपको, तो ये खाली है। ऐसे ही हम लोगों को पारदर्शी, यानी कि ये गिलास में हमें क्या है कि पानी जल दिख रहा है कि पारदर्शी है, ऐसे ही सरकार की प्रक्रियाएं हो कि हमें दिखे कि सरकार ने कितना कार्य किया है, कितना नहीं किया है। असलियत में पारदर्शिता यही है। अब जवाबदेही को समझ लेते हैं। जवाबदेही क्या है? तो जवाबदेही भी यही है। क्या है? जवाबदेही भी क्या है कि किसी कार्य को कोई कर रहा है व्यक्ति, तो उसके प्रति, यानी कि कर रहा है तो उसके प्रति जिम्मेदार रहे। दूसरा, जैसे कि कोई आपको सहायता लेनी है, तो यदि आपको कोई सहायता मिलनी है तो आपको वो नहीं मिल रही, तो आप किससे शिकायत करेंगे? तो वो व्यक्ति हो, यानी कि कौन जवाबदेही लेगा इस कार्य की, कि जैसे हम जिम्मेदारी को भी जवाबदेही एक व्यापक आयाम है, जिम्मेदारी छोटा है कि हमने किसी को जिम्मेदारी दी कि आपको ये करना है, और यदि उसे नहीं किया तो हम उससे पूछें कि भाई क्या किए हो, क्या नहीं किए हो, तो ये जवाबदेही है। यानी कि शासन व्यवस्था के यदि कोई कार्य नहीं हो रहा है तो हम किससे पूछें? वो जवाबदेहिता। तो पारदर्शिता व जवाबदेहिता का भूमिका निभाते हैं, यानी कि सुशासन को बेहतर बनाते हैं, और पारदर्शी और जवाबदेही की भूमिका जिसमें हो, यानी कि जिस शासन में पारदर्शिता व्याप्त हो, जवाबदेही हो, वह सुशासन है। यानी कि जहां पर एकदम सभी चीजें स्पष्ट हो, कितना लाभ हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, सरकार क्या नियम निकाल रही है, क्या कैसे कर रही है, और सरकारी नीतियों में जो सहयोग करती है वह सुशासन है। सुशासन का सीधा अंतर होता है सुंदर शासन, यानी कि गुड गवर्नेंस। ध्यान रखिए। अब सुशासन में ये तो पारदर्शिता और जवाबदेहिता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा व्यवहारिक चुनौतियों, मुद्दों का विशेषज्ञता पूर्वक मूल्यांकन भी करते हैं। चूंकि ये लोग विशेषज्ञ होते हैं तो विशेषज्ञता पूर्वक क्या करते हैं, उन चीजों का मूल्यांकन करते हैं कि क्या चुनौतियां हैं। चूंकि कई सारी नीतियों का बन जाना, नीतियों का क्रियान्वयन भी होना जरूरी नहीं है कि समस्या दूर हो गई हो, तो उसको हम व्यवहारिक स्तर पर ये समझते हैं, व्यवहारिक विशेष चुनौतियां देखते हैं और फिर उसकी जो बात करते हैं, यही सुशासन है। यानी कि कुल मिलाकर के सुंदर तरीके से शासन को चलाया जाए। अब सुशासन के बारे में हुआ, जैसे अब यहां समझाते हैं।
तो अभी आपको समझा कि यह है सुशासन। तो सुशासन अब तीनों जुड़े हुए हैं कैसे। अब जैसे तीनों के बारे में बात करेंगे, तो अभी तक हम लोगों ने बात किया सुशासन के बारे में, और बात किया हमने संविधान के बारे में और राज्य व्यवस्था के बारे में। तीन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, संविधान, राज्य व्यवस्था और सुशासन। अब देखो तीनों में है क्या, कैसे जुड़े हुए हैं। अब तीनों को जुड़े हुए हैं उसको मैं बताता हूं यहां। जैसे आपने देखा कि संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में लिखा है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, यानी कि जैसे हम अपनी तरीके से बोल सकते हैं, जो हमारा मन हो हम बोल सकते हैं। हालांकि इसके भी है कि हम घृणा वाक, हेट स्पीच या किसी को कोई दिक्कत करे ऐसे वाक्य, गाली इत्यादि ये सभी नहीं बोल सकते, लेकिन सामान्यतः जनरल अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। अब हमें पता भी करना चाहिए इसके तहत हमने क्या किया, हमें सूचना का अधिकार, चूंकि हमें सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है, तो ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ। और यहाँ आया कि सूचना, इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया, सूचना अधिकार अधिनियम 2005। तो ये जो संविधान ने अनुच्छेद दिया क्या, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के आधार पर राज्य व्यवस्था ने क्या किया कि राज्य व्यवस्था ने उसके आधार पर एक व्यवहारिक कानून बनाया, सूचना का अधिकार अधिनियम। अब इसी के तहत अभिशासन के अब आया अभिशासन का काम। अब जो ये कानून बन गया इसका बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो, तो हम लोगों को ये दिया गया कि राइट साफ सूचना का अधिकार। अब हम कोई सूचना मांगते हैं और वो हमें मिले, तो मांग रहे हैं वो मिले, कितने दिन में मिलना है, क्या मिलना है, कौन जवाबदेह है, कौन है, तो ये सभी पारदर्शी और जवाबदेही है। अभिशासन का मतलब भी सुशासन या गुड गवर्नेंस ही होता है। तो यानी कि अब हमने सूचना मांगी और हमें प्राप्त हो, तो इसमें जो मांगना और प्राप्त होने में, हमने मांगी तो कोई जवाबदेह है, वो दे रहा है सूचना, वो प्राप्त हो रहा है, यहाँ गुड गवर्नेंस की बात आ जाती है। देखिए संविधान में वाक व व्यक्ति की स्वतंत्रता लिखी है मान लो, लेकिन राज्य व्यवस्था ने सूचना का अधिकार अधिनियम बना दिया, लेकिन हम मांग रहे हैं सूचना और नहीं मिल पा रही है सूचना, तब क्या है, ये अभिशासन नहीं है, ये गुड गवर्नेंस नहीं है। यानी कि असली धरातल स्तर पर तभी जब सूचना वो पहुंचती है, पारदर्शिताएं रहे, जवाबदेही निश्चित हो, तभी वह कानून का महत्व है। इसलिए संविधान, राज्य व्यवस्था और अभिशासन तीनों ही जुड़े हुए हैं, परस्पर संबंधित हैं, परस्पर अन्योन्याश्रित है। आप ऐसा नहीं पढ़ पाएंगे कि संविधान अलग से पढ़ाइए सर, राज्य व्यवस्था अलग, वो अभिशासन, तीनों के परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। बस यदि यही सिलेबस किसी पीसीएस में होता तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे होते, लेकिन यूपीएससी में इस प्रकार का माहौल है कि सभी लेकर के आते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ सूचना के अधिकार की बात आई, तो हम सूचना के अधिकार को देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत ये आया है और सूचना के अधिकार को हम लोग यहाँ थोड़ा सा देखेंगे। चलिए तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, जवाबदेही, अब देखो तो आप लोगों ने देखा जवाबदेहिता या ये सभी चीजें। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। सूचना का अधिकार क्या है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त करना है। तो ये आप लोग देखिए यहाँ क्या लिखा है, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए पारित किया गया है। सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, यही मैंने समझाया ना परिभाषा में कि सरकार के कार्यों में पारदर्शिता हो और दूसरा उत्तरदायित्व हो, कि उसकी जिम्मेदारी लेने वाला को उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, चूंकि जब स्पष्ट होगा कि इतना पैसा आ रहा है इस कार्य के लिए, यानी कि गांव के विद्यालय को भरने के लिए मान लीजिए इतना पैसा आ रहा है और इतना खर्च हो गया है, तो फिर भ्रष्टाचार हो नहीं पाएगा ना। तो पारदर्शिता रहेगी तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी, जवाबदेहिता रहेगी तो कोई गलत नहीं करेगा। यानी कि कोई बिल्डिंग बना रहा है और सीमेंट गलत प्रयोग कर रहा है, तो सीमेंट का प्रयोग ठीक से करेगा, वो देखेगा उसको, चूंकि जवाबदेहिता देना है। जैसे कि एक विद्यालय गिर जाता है या पुल गिर जाता है, तो क्यों गिरा, आपके समय में बना था 20 साल में गिरना चाहिए था, लेकिन 2 साल में गिर गया, ये आपने क्या किया, तो फिर उसकी परीक्षण किया जाएगा। और यदि उसमें ये समझ में आया कि इसमें मटेरियल में हमने प्रॉब्लम की थी इसलिए यह गिर गया पुल, तो फिर उस पर कार्यवाही हो, तो यह होती है जवाबदेहिता कि कार्यवाही, जिसने जो कार्य किया वो उसके लिए जवाबदेह रही, भाई मैंने किया और ऐसा हुआ, ठीक है ना। जवाबदेही यानी कि आपको जैसे गेहूं नहीं मिला है तो आप किस अधिकारी के पास जाएंगे, और तो जैसे कि वो आपका गेहूं दिलाए ही, तो ये जवाबदेहिता होती है।
तो इससे भ्रष्टाचार को भी क्या होता है, नियंत्रित होते हैं, वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र के लोगों के लिए कामयाब बनाता है। यह स्पष्ट है कि जानकार नागरिक प्रशासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता बनाए रखने के लिए बेहतर सक्षम है और सरकार की अधिक जवाबदेहिता बनाते हैं। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का एक बड़ा कदम है, यानी कि सूचना का अधिकार, जिससे कि हम जानकारी ले सकें। तो पारदर्शिता के को व्यवहारिकता में लाने के लिए सूचना का अधिकार दिया गया, आपको सूचना का अधिकार दिया गया कि अब आप स्वयं ही जानकारी मांगे और स्वयं मांगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो ये है, तो ये आपको इस पारदर्शिता को, सुशासन को समृद्ध करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, आपको दिया गया। आप देख रहे हो सूचना का अधिकार, ये वहीं से है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की ये साइट से मैं बता रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट ऑफिशियल साइट से ही आपको ये सब परिभाषाएं लाने का प्रयास करता हूँ अधिकतर, हालांकि नहीं मिलता है तो इधर उधर से भी लाता हूँ, पर ऐसी चीजें मैं वहीं से लाने का प्रयास करता हूँ। आगे तो आपने देखा कि जानकारी देने का बड़ा कदम ये है। एनआईए सार्वजनिक प्राधिकरण रूप में अक्टूबर 2005 में ये आया था। तो हम लोगों ने देख लिया कि सूचना अधिकार कब आया था, 2005 में आया था। अब देखिए इसके आधार पर क्या हुआ कि आपने ये देखा, अब देखिए जवाबदेही की परिभाषा क्या होती है। अब देखिए हम लोगों ने देखा सूचना का अधिकार, इससे क्वेश्चन भी बना है यूपीएससी में और ये बनेगा आगे, क्योंकि देखिए हम लोगों को प्रशासन को ठीक से करना है और ठीक से चलाना है, उसके संदर्भ में क्वेश्चन आपको बनेगा ही। आपको थोड़ा सा इधर उधर मेरा दिख रहा होगा चेहरा, बट आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, उस पर फोकस करना चाहिए। यहाँ लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन जो अभी किया गया, चूंकि 2019 में इसे 19 में इसमें संशोधन किया गया और इसे असली अर्थों में थोड़ा सा कमजोर बना दिया गया। तो आपको बताएंगे कि कैसा है, इसको भी मैं अभी लेकर के आऊंगा एक आध बार कि कैसे इसे कमजोर बना दिया गया, क्या हुआ। लेकिन अभी यह सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, इसमें तो इसी के बारे में हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? विवेचना कीजिए सब प्रमाण। इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब देखो, आपने यदि पहले से पढ़ा होता सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, अब ये कैसे का क्या 2005 का पढ़े, ये करंट है नहीं मित्रों। क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो आपके लिए बहुत काम की है। तो पारदर्शिता को बढ़ावा देने के मुद्दे, जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए, तो पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए सूचना का अधिकार आया, इसलिए पेपर में ये आपसे के सीधे सिलेबस से संबंधित है। और सिलेबस में यदि आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देखने का प्रयास करिए। ये आपका GS 2 का 15वें नंबर का टॉपिक है, जिसमें गवर्नेंस लगा हुआ है। इसमें लिखा है शासन व्यवस्था, यानी कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता। मैंने बताया पारदर्शिता वह होती है जैसे कांच में एकदम सफेद पानी दिख रहा है कि कितना भरा है, वैसी सरकारी की नीतियां भी आपको दिखेगी कि कितना कार्य हुआ है, कितना नहीं हुआ है। यह हुई पारदर्शिता। आगे आपने देखा यहाँ की जवाबदेहिता, यानी कि कौन जिम्मेदारी लेगा कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं और कंप्लीट है, यदि नहीं हो रहा है तो उसी के लिए वह व्यक्ति जिम्मेदार है। यह हुआ जवाबदेहिता। तो आपने पारदर्शिता और जवाबदेहिता दो शब्दों को समझा। इसके बाद तो इनके महत्वपूर्ण पक्ष, अब देखो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, यह पारदर्शिता और जवाबदेहिता दोनों का महत्वपूर्ण पक्ष है और इसलिए करंट में क्वेश्चन आ रहा, यानी कि इसमें संशोधन हुआ तो ये पूछा गया। शिक्षा में संशोधन हुआ तो उसको लेकर के ऐसे पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण यदि कानूनों में संशोधन हो रहा है, कुछ महत्वपूर्ण वो चीजें हैं तो उससे आपको पूछा जाता है। जैसे वित्त आयोग भी बनाया जाता है हर 5 वर्ष पर, तो अधिकतर देखा गया कि वित्त आयोग के बनने के बाद क्वेश्चन 1-2 वर्ष के अंतराल पर आया ही है। चलिए अब देखो आगे है कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिजिटलीकरण के माध्यम से हम इसको ला पाए, गवर्नेंस को बढ़ावा दें। जैसे कि हमने योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए डीबीटी को लाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। अब इससे क्या हुआ, लोगों के हाथ में सीधे से क्या हुआ कि जो हम सहायता देना चाहते थे वो पहुंच गया। जैसे कि कोविड में महिलाओं के लिए हम लोगों ने पैसा देना चाहा तो पहुंच गया। ऐसे ही किसान सम्मान निधि योजना के तहत हम लोगों ने देखा कि किसानों को प्रत्येक 4 माह पर 2000 रुपये, यानी कि वर्ष के 6000 रुपये प्रदान किए जा रहे। तो ई गवर्नेंस का जब प्रयोग करेंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मतलब बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप सूचकांक देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितना है। तो अब एक बार सर्च कर सकते हैं भ्रष्टाचार सूचकांक को। मैंने आगे मैं इस चीज को भी लाऊंगा कि भ्रष्टाचार सूचकांक वगैरह क्या है, मैं सभी चीजें लाऊंगा। तो आपको ये देखना है कि ई गवर्नेंस का प्रयोग क्यों, क्योंकि पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेहिता बढ़ेगी। तो देखो यही महत्व देख लीजिए आप, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता में वृद्धि होगी, जवाबदेहिता में वृद्धि होगी। इसके बाद और क्या करती हैं सुशासन को अच्छा बनाने में। तो ये आप लोगों ने देखा कि ई गवर्नेंस क्या करेगा, पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, जवाबदेहिता को बढ़ावा देगा।
अब देखिए डीबीटी का मैंने बताया, एक और बताते हैं आपको। मैंने फास्टैग, आपने देखा फास्टैग, फास्टैग क्या होता है कि जो ये फोर व्हीलर रहते हैं, मैं बाइक कह रहा हूँ, फोर व्हीलर रहते हैं, उसके ऊपर लगा रहता है और जो टोल टैक्स पर काटे पैसे आपके काट लिए जाते हैं। तो ये ऑनलाइन लाया गया है और इसमें क्या होता है, आपको पैसे से रिचार्ज करना पड़ता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं, और जैसे ही आपके टोल के माध्यम से टोल के पास से निकलते हैं तो वो स्कैन करके आपके पैसे काट लेता है और आप तुरंत निकल जाते हैं इससे। यानी कि कोई अपना ये नहीं कह पाता है चाचा विधायक हैं हमारे, है ना, कि चाचा विधायक जी हैं, ये वाली बात नहीं चलती है, तो आप उसको देना ही पड़ता है, ऐसी बात है। चलिए, तो उससे काट लिया जाता है, ध्यान रखिए। तो फास्टैग ने बहुत अच्छा किया। फास्टैग के बाद ऑनलाइन चालान का जो आया कि ऑनलाइन चालान, अब क्या करते हैं कि जूम करके आपकी गाड़ी के नंबर निकाल करके उससे डायरेक्टली आपके खाते से आपका चालान कर दिया जाता है। तो ये सभी चीजें, ये गवर्नेंस के लाभ हैं। हमने ई कोर्ट की स्थापना की, ई अदालत की स्थापना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार के चीजों को, ई गवर्नेंस का प्रयोग करके हम क्या करें, अपने शासन प्रणाली को सुंदर बनाएं और जो भी हम जन कल्याणकारी नीतियां चला रहे हैं उनका असलियत में, यथार्थ स्वरूप में जनतंत्र तक लाभ पहुंचे। अब तो ये सुशासन के संदर्भ में ये लगा हुआ है। अब देखो सुशासन को और भी चीजें महत्वपूर्ण बनाती हैं और इनको कुछ घटक हैं सुशासन को बेहतरीन बनाने की। तो भी आपको सुशासन मालूम चला, देखा आपने कि कैसे सूचना के अधिकार अधिनियम से क्वेश्चन आया, ऐसे ही और सारे अधिनियम के से क्वेश्चन आते हैं जिनको हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो अभी हमने सुशासन पढ़ा नहीं रहा हूं, बस सुशासन बता रहा हूं क्या होता है। अब देखो संविधान जान गए, राज्य व्यवस्था जान गए, सुशासन जान गए, नीति निर्देशक। तो अगले 10 लेक्चर में आपको कंप्लीट पॉलिटी का बेसिक बता दूंगा, जिससे आप सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाएगी। तो अगले 10 लेक्चर में फिर जो होंगे ना, अगले उसके बाद के जो लेक्चर होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। अब देखिए इसके बाद क्या है कि ये हम लोगों ने गवर्नेंस देखा कि सुशासन होता क्या है, आगे चलेंगे। अब देखो ई गवर्नेंस क्या है। आपके यहां एक शब्द प्रयोग हुआ कि ई गवर्नेंस, क्या हुआ, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को समझते हैं। ई गवर्नेंस क्या है, सरकार की आम नागरिकों के लिए जो उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवा देना, डायरेक्टली इंटरनेट का प्रयोग करके एक क्लिक किया और उपलब्ध हो गया, ऐसा। तो इसे ही हम ई गवर्नेंस कहते हैं। यानी कि सुशासन में अब इससे कि हम डायरेक्टली भेज दें तो उससे लाभ होगा। अब देखिए जैसे आया तो सुशासन के लिए ई गवर्नेंस की बात हुई है, आगे देखते हैं। अब देखो यूएनएचओ, जिसका नाम मैंने यहां लिखा था, क्या लिखा था यूएनएचओ का नाम, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन है, यही यूएनएचओ है। तो इसने क्या कहा कि सुशासन किसी देश में है, उसकी क्या मतलब क्या चीजें होनी चाहिए सुशासन को होने के लिए, यानी कि क्या घटक होने चाहिए। यानी कि यदि ये सभी चीजें भारत में हैं तो आपको कहना चाहिए कि सुशासन है। हालांकि ये केवल पक्ष वाले पॉइंट है, विपक्ष वाले भी पॉइंट आपको लिखना है। तो आगे पढ़ाने में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बताऊं घटक क्या होते हैं, कि सुशासन के घटक क्या होते हैं, कैसे सुशासन आएगा किसी देश में, या फिर सुशासन आ जाएगा तो स्थिति क्या रहेगी। देखिए यदि बेहतर शिकायत निवारण प्रणाली है उसके यहाँ, क्योंकि देखिए मान लीजिए यदि आपको योजना का लाभ नहीं मिला, आपको किसी भी चीज से कोई दिक्कत हो रहा, आपकी कोई भी, जैसे आपकी कोई भूमि को कब्जा रहा है, आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपको घर बनवाने के लिए पैसे मिले लेकिन उसमें बीच में कोई खा रहा है, तो इन सभी के लिए शिकायत निवारण तंत्र की आवश्यकता हो, यानी शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध हो तो होगा। अब जैसे बेहतर न्यायिक व्यवस्था, तो पहली बात तो कि हमारे यहाँ बेहतर न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि असलियत में है नहीं। बहुत सारे लंबित केस हैं और आप लोग जानते हैं कि चप्पल घिस जाएगी, ये वाला आप लोगों ने सुना होगा। तो बेहतर न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा भी और कुछ भी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम क्या करें कि उस चीज को समझ, उस अपनी शिकायतों का डायरेक्टली ऐसा कुछ कर सके। तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसा कि कोई डिजिटलीकरण कुछ आया, तो यहाँ मैंने बताया कि सीपी ग्राम्स, आप देखो सीपी, ये क्या लिखा है, सीपी ग्राम,
देखो ये लिखा है सीपी ग्राम, यदि आप समझ पा रहे हो डायरेक्ट साइट है सरकार में शिकायत निवारण तंत्र, ये देखो अपने साइट ओपन करके आपको बताया है। तो देखो शिकायत निवारण तंत्र के लिए आपको मैंने सीपी ग्राम बताया। अब इन्हीं चीजों का तो आपको आंसर में प्रयोग करना है, तो आप जिससे कि आपके नंबर बढ़ेंगे। और मैं एक एक चीज को बताते जा रहा हूँ। टीचर क्या करते हैं, सीपी बेहतर न्यायिक सेवा होनी चाहिए ऐसे बोल करके निकल देते हैं, नहीं, मैं आपको यहां लाया हूं कि कैसे बेहतर, उदाहरण क्या है उसका। तो सीपी ग्राम आपको लिखना है। ये क्या करता है, ये क्या है सीपी ग्राम, तो सीपी ग्राम के बारे में मैं आपको बताता हूं। सीपी ग्राम के बारे में ये है, यह एक ऑनलाइन पोर्टल है। क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर आप सरकार की कोई भी जो मंत्रालय या इत्यादि ने जो आपसे सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो मंत्रालय इत्यादियों की शिकायत आप कर सकते हैं इस पर। सीपी ग्राम्स एक पोर्टल है। सीपी ग्राम्स पोर्टल का एक मूल कार्य नागरिकों को ऑनलाइन मंच प्रदान करके उनके जीवन को आसान बनाना है, जहां से वे सेवा वितरण से के खिलाफ अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं कि सेवा वितरण जो हो रही है, यदि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है उसमें, तो शिकायत दर्ज कर सकें। और आगे इसकी साइट वाली जो परिभाषा है उसी को देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि शिकायत निवारण तंत्र किसी भी प्रशासन की मशीनरी का अभिन्न अंग है, क्योंकि यदि सुशासन चाहिए तो सुशासन के लिए अनिवार्य घटक शिकायत निवारण तंत्र है। अब आपको कहेंगे कि भाई अपने यहाँ सुशासन नहीं है, ऐसे कौन से कारक विद्यमान है कि हमारे यहाँ सुशासन नहीं है, तो आप इसका पॉइंट बोलिए कि हमारे बेहतर शिकायत निवारण तंत्र की अनुपलब्धता है, हमारे यहाँ बेहतर वो नहीं है, ये वाली आप बात कह सकते हैं। और जब आपको कहना हो कि है, तो आप सीपी ग्राम का उदाहरण देकर के ऐसी चीजों का, और भी ऐसे कई सारी चीजें उदाहरण हैं जिनका उदाहरण देके आप पुष्ट करिए। यहां आपको ये जो भी आपको जैसे पक्ष में बोलना है तो पक्ष के लिए प्रमाण होने चाहिए, विपक्ष में बोलना है तो विपक्ष के लिए प्रमाण होने चाहिए, ध्यान रखिए। हालांकि पक्ष विपक्ष नहीं बोलना होता है, यहां क्वेश्चनों की ऐसी डिमांड जब होती है कि समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तब तर्क पक्ष में भी देने होती हैं और उसके विपक्ष में भी बातें करनी होती है, तो दोनों के लिए। तो शिकायतों को कोई भी प्रशासन तब तक जवाबदेह व उत्तरदायी और उपयोगकर्ता अनुकूलन होने का दावा नहीं कर सकता, यानी कि उत्तरदायी और जवाबदेही नहीं हो सकता जब तक उसने एक कुशल और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित नहीं किया हो। यानी आप चाहो कि पारदर्शी शासन प्रणाली हो जाए, सुशासन संस्थापित हो जाए, जवाबदेही हो जाए, तो वो नहीं होगा यदि क्या नहीं है, शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। तो शिकायत निवारण तंत्र एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण घटक है, ध्यान रखिए। तो शिकायत नहीं किया जा सकता है। वास्तव में किसी संगठन शिकायत निवारण तंत्र उसकी दक्षता को और प्रभावशीलता को मापने का पैमाना है कि उसकी कितनी दक्षता है और कितनी प्रभावशीलता से कार्य कर रहा है, यह शिकायत निवारण तंत्र ही बताता है, क्योंकि यह प्रशासन के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान करता है कि भाई कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग भी एक दूसरे से पूछते हैं क्यों तुमने वहां किया था, मिला कुछ सीएम हेल्पलाइन से, नहीं ऐसा। तो ऐसे ये सीपी ग्राम्स बनाया गया, इस पर आप कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि कैसे रहा, तो यही है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के लिए और भी पहले चलाई गई हैं, तो यहां आपको मैंने बताया यह है। इसके अलावा सीपी ग्राम्स आपने देखा, सीपी ग्राम्स के बारे में समझ लिया। इसके बाद ई स्वराज भी है। ई स्वराज भी इसी प्रकार के ई स्वराज क्या है इसके बारे में आपको बताऊं तो ये क्या करता है कि देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में ई शासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने यूजर की सुगमता को बेहतर करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल, कुल मिलाकर के ये एक ऐप है, समझ में आ गया। उस ऐप में आप क्या कर सकते हैं, पंचायती राज्य व्यवस्था यानी कि पंचायती राज्य व्यवस्था जैसे अपनी ग्राम पंचायत है ना, सभी के बारे में यहाँ आपको जानकारी मिलती है कि ग्राम स्वराज का लक्ष्य विकेंद्रित क्या है, प्लानिंग क्या है, क्या आपकी ग्राम पंचायत करने वाली है, प्रगति कैसी की है, रिपोर्टिंग, कार्य आधारित अकाउंटिंग, बेहतर पारदर्शिता लाने का, यानी कि जो ग्राम पंचायत है उसके बारे में क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या कैसे हैं। तो आपके जो सरपंच वगैरह होते हैं उनसे आंकड़ा लेकर के सरकार यहाँ पहुंचाती है। तो ये ग्राम ई स्वराज में आपको क्या होता है, इन्हीं सभी चीजों को देख पाते हैं आपके क्या हो रहा है, कौन कौन से हमारी पंचायत के लक्ष्य हैं, क्या हमारे आगे प्लानिंग है, उसके लिए रणनीति है, प्रगति कितनी हुई है, हमने पिछले 5 साल में काम कितना हुआ है। इन सभी के लिए ई ग्राम स्वराज बनाया गया है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यह क्या है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इससे आप स्थानीय निकायों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मतलब अपनी जानकारी ले सकते हैं। आगे चलेंगे तो ये देखा, तो हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे थे। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए और घटक क्या है, दूसरा मैंने घटक देखा यहाँ पारदर्शिता। पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण घटक है आपके कि सुशासन के लिए। अब पारदर्शिता को अभी जस्ट मैंने समझाया था कि वो कांच का गिलास और
स्टील का गिलास, तो कांच के गिलास की तरह है। अब इसके लिए कुछ उपकरण, कैसे बढ़ेगी पारदर्शिता, तो मैंने बताया RTI, राइट, यानी कि सूचना का अधिकार। तो सूचना के अधिकार के बारे में हम लोगों ने बहुत डीप में समझा कि सूचना का अधिकार कब आया, 2005 में आया, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत आया, और 2005 में, इसमें 2019 में बदलाव किया गया, और इसलिए क्वेश्चन पूछा गया कि सूचना का जो अधिकार दिया गया है, इसमें जो अभी बदलाव किए गए हैं हाल में, उसने क्या प्रभाव, मतलब क्या दिक्कत की है, क्या प्रभाव रहा है। तो ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन अभी अब आप इनको सॉल्व कर पाएंगे धीरे धीरे जब हम ई गवर्नेंस के बारे में और डीप में पढ़ेंगे, जब गवर्नेंस पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे आपके सिलेबस के संदर्भ में स्पष्टीकरण बनेगा, और करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा समझ पाएंगे कि नहीं सर ने पढ़ाया था तो करंट में, मतलब सिलेबस से पढ़ाया था। चूंकि मैं यहाँ सिलेबस पढ़ा रहा हूँ आपको और बता रहा हूँ सुशासन क्या है। आगे चलते हैं। सिटीजन चार्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पारदर्शिता लाने में। सिटीजन चार्टर क्या होता है सर? देखिए, सिटीजन चार्टर कुछ नहीं, एक प्रकार का एक ऐसा, जैसे कि हम बोर्ड नहीं होता है कि आपके यहाँ नेताजी आते हैं और अपने चुनाव प्रचार के लिए वो सब लगा देते हैं ऐसा, तो उस पर लिखा रहता है ये नेताजी की घोषणाएं हैं, ये सभी है, ये तो नेताजी अपनी घोषणाएं करके जाते हैं। तो ऐसा ही एक प्रकार का यह दस्तावेज होता है, यानी कि एक पेज होता है, ये है, आप देख लीजिए यहाँ मैं लाया भी हूँ, क्या है कि ये बना है। तो इसमें क्या होता है कि कोई संस्था क्या सेवाएं दे रही है, क्या कितने पैसे ले रही है उस सेवा की, कितने बजे मिलेगी। तो यहाँ देखो ये नागरिक चार्टर, देखो ये लिखा है सिटीजन चार्टर, तो ये लिखा हुआ है सिटीजन चार्टर, तो उसमें लिखा है देखो कि द्रुत सेवाएं ना, ये देखो यहाँ लिखा है दृष्टि परीक्षण, यानी कि OPD अगाड़ी, अब ये इस टाइप से लिखा है, ये इतने बजे से इतने बजे तक, ये सब। तो ये कितना पैसा लगेगा, कितना, क्या काम होगा, कब होगा, किस कक्ष में होगा, ऐसा अपने गेट के बाहर चिपका देना। जैसे मेरा रूम है, रूम के बाहर ही ये सब लगा रहे हैं, तो व्यक्ति को देख करके पता चल जाएगा अच्छा सर 8 बजे से 9 बजे तक किसी से भी मिलते हैं और एकदम फ्री में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा आपको पता चल जाए कि कोई शासन दे रहा है तो क्या सेवाएं दे रहा है कोई चीज़, तो आपको ऐसा एक होता है सिटीजन चार्टर। यानी कि अब सिटीजन चार्टर की ये तो हो गया आप समझाने के तरीके से, परिभाषा क्या होगी तो इसको आप लिख लेंगे। नागरिक चार्टर एक ऐसा अधिकार पत्र है, एक ऐसा दस्तावेज है जो कि किसी संगठन द्वारा अपने नागरिकों या ग्राहकों तक सेवाओं, सूचनाओं, उनकी शिकायत निवारण आदि की व्यवस्थित पहुंच कराने का प्रयास करता है। यानी कि देखो इसमें क्या क्या रहता है, एक तो इसमें ग्राहकों की क्या सेवाएं दी जा रही हैं, उनके बारे में, दूसरा किस, यदि ये सूचनाएं आपको प्राप्त नहीं हो रही हैं जो यहाँ लिखी हैं, तो आपको किस नंबर पर शिकायत करनी है कि सर मुझे ये नहीं मिल रही है जो यहाँ लिखा हुआ है। हालांकि अभी ये इतना हमारे यहाँ, लेकिन ये दिक्कत इसके साथ क्या है, ये अनिवार्य नहीं है, तो हमारे यहाँ लगाते ही नहीं है कोई। दूसरा कि है भी तो पूरे एक ऐसा मॉडल शुरू में ये अपना नहीं रहे हैं कि संपूर्ण देश में एक जैसा हो, ऐसा है, तो इससे अनिवार्यता नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, यहाँ की नागरिक अधिकार पत्र एक प्रकार का दस्तावेज है। तो ये आपने देखा इस टाइप से पोस्टर टाइप का है, एक पोस्टर टाइप का है, और उसमें लिखा हुआ है कि इतना ये सेवा मिलेगी, इतने समय पर मिलेगी, इतना पैसा लगेगा, यह होगा, ये सब। और यदि नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ऐसा लिख के दे दिया जाता है। वो कहाँ बना हुआ है, ये वाला है। तो आपने समझा, इसमें संगठन की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए नागरिक संगठनों की अपेक्षाओं को भी शामिल किया जाता है कि क्या नागरिक संगठन की अपेक्षाएं हैं। तो ये क्या करता है कि जो नागरिक चार्टर है, सिटीजन चार्टर है, ये भी क्या करता है, बहुत अच्छा बनाता है। इसके अलावा डिजिटलीकरण, मैंने लिख दिया एक शब्द, तो डिजिटलीकरण में कई सारी पहलें आ जाती हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, फास्टैग के बारे में बताया मैंने, डिजिटल चालान के बारे में बताया, और डिजिटल तरीके से आप जो ऑनलाइन चालान हो जाता है इसके बारे में मैंने बताया, फास्टैग के बारे में बताया मैंने। तो यह डिजिटलीकरण से क्या हो रहे हैं, ठीक ठाक हो रहे हैं। दूसरा हमने UPI के बारे में भी आपको बताऊं कि UPI ने भी बहुत हद तक आपको ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दिया है। पहले तो हम लोग कर भी नहीं पाते थे, अब तो बहुत अच्छा है कि हम लोग UPI को कर रहे हैं। तो ये बताया पारदर्शिता। तो किसी देश में सुशासन है उसके लिए क्या से पता चलेगा, शिकायत निवारण तंत्र होगा। यदि तो आप स्कूल से ही देख लीजिए, जिस स्कूल में कॉलेज में आप पढ़े, यदि स्कूल में ठीक ठाक शिक्षा नहीं मिल रही है, कुछ नहीं है, तो क्या आपके लिए शिकायत निवारण तंत्र क्या है, आपको एक बड़े लेवल का शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। एक आपके सिटीजन चार्टर कि भाई हमारे यहाँ ये क्लासेस को पढ़ाया जाता है और यदि ठीक से नहीं पढ़ाया जाता है, उस नंबर पर कॉल करके आपको शिकायत कर देनी है, और जिससे कि आपके राज्य या केंद्र सरकार को मालूम चल जाए। तो इसलिए यानी कि पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेहिता बढ़ेगी, और असलियत में, व्यवहारिकता में वह कार्य हो सकेगा।
अब देखिए जवाबदेहिता के लिए क्या है, वही आरटीआई देखिए जवाबदेहिता के लिए वही है। सोशल ऑडिटिंग और जवाब दबाव समूह, दबाव समूह और सोशल ऑडिटिंग भी जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती है। अब बात क्या है कि सोशल ऑडिटिंग क्या है सर, अब हर एक क्वेश्चन में तो ये आ जाता है सोशल ऑडिटिंग क्या है। अब देखिए इसको सामाजिक अंकेक्षण भी कहते हैं। अब देखो ये कैसे जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है इसको समझाते हैं। तो अब देखिए टीचरों के साथ दिक्कत क्या होता है कि वो यही नहीं समझाते हैं कि सोशल ऑडिटिंग, लेकिन आपको टीचरों की ऐसी चीज़ें यानी कि अन्यत्र कहीं से आप पढ़ रहे हो तो ऐसी यदि कोई शब्द बोलते हैं तो आपको सर्च करके उसको समझना चाहिए। मैं तो जो बोलूँगा वो आपको लाऊंगा ही, मैं ऐसा कोई शब्द बोलूँगा ही नहीं जो कहीं से इधर उधर से होगा, यानी कि बोलूँगा अभी तो बता दूंगा कि सर्च कर लेना, बाकी यहाँ आगे हम लोग चलते हैं, नहीं तो आगे भी लाएंगे। तो सोशल ऑडिटिंग समझ लेते हैं क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोशल ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग खुद जो सरकार का कार्य है उसको निरीक्षण करें कि सर कितना पैसा आया है, कितना काम हुआ है, कैसा क्या हुआ है, यह सब करना सोशल ऑडिटिंग है। इस यहाँ दिख रहा है आपको एक न्यूज चैनल का, यहाँ के कहने का सोशल ऑडिटिंग प्रक्रिया से मनरेगा मजदूरों में आने लगी जागरूकता। ये सच बात है, मनरेगा के लिए कई सारे लोगों ने सोशल ऑडिटिंग किया है और ये अच्छा सफल रहा है। तो आपको कहीं भी उदाहरण देना है कि मनरेगा की तर्ज पर हमें सभी जगह सभी क्षेत्रों में सोशल ऑडिटिंग को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि मनरेगा में यह सफल रहा है। लोग यदि ऐसे ही हर जगह अपनी स्वयं सहभागिता बताने लगेंगे और पूछने लगेंगे, सोशल ऑडिटिंग करने लगेंगे, तो धीरे धीरे अधिकारियों की आपके जो सरपंच इत्यादि हैं इन सभी की जवाबदेहिता भी सुनिश्चित होगी। सर ये क्यों नहीं किया है, ये तो होना था, कितना किया है अभी आपने, एक किलोमीटर ही बनाया, लेकिन अभी तक तो 5 किलोमीटर बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बनाया ये 5 किलोमीटर रोड? अच्छा नहीं बना रहे हो, ठीक है चलिए हम अब आप शिकायत कर देते हैं। तो इस टाइप से शिकायत निवारण तंत्र हो, सोशल ऑडिटिंग हो। अब देखिए सोशल ऑडिटिंग ये तो मैंने समझा दिया, अब आगे देखते हैं पढ़ने लिखने के लिए, यानी कि आप पेपर में ये सब अपने नोट्स में ये सभी लिख लेना। देखिए असलियत में ये जो नोट्स दिख रहा है, मेरा नोट्स जो है वो छोटा सा, इतना छोटा है, लेकिन देखो बाहर की बात है कितनी सारी टीचर को पढ़ानी चाहिए, वही मैं यहाँ बता रहा हूँ। सोशल ऑडिटिंग क्या है, कोई नीति या कार्यक्रम से वांछित परिणाम हासिल हो पा रहा है अथवा नहीं, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इसकी छानबीन जनता स्वयं करे, उसे ही सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं, उसे ही हम सोशल ऑडिटिंग कहते हैं। यह एक ऐसा ऑडिट है जिसमें जनता सरकार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा ग्राउंड रियलिटी के आधार पर करती है कि असलियत में कितना बनाए हो रोड, इतना बनाए हो, कितना रोड बनाए हो, यानी कि रोड जितना बनाए हो उतना ही बताएंगे। तो स्वयं जनता जब करने लगी ऐसा, तो ऐसा करेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसी को सोशल ऑडिटिंग कहते हैं। दरअसल पूरे विश्व में आजकल प्रतिनिधि प्रजातंत्र यानी कि प्रतिनिधि प्रजातंत्र की है कि यानी कि हम अपने प्रतिनिधि यानी कि सांसद को या विधायक को चुन लेते हैं और वही देश के लिए नीति निर्माण करता है और आगे क्रियान्वयन करवाता है। तो यही बता रहे हैं कि पूरे विश्व में आजकल प्रतिनिधि प्रजातंत्र की सीमाओं को पहचान करके नीति निर्माण और क्रियान्वयन में आम जनता सीधी भागीदारी की मांग को जोर पकड़ रही है कि धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं अपने अधिकारों को। अब जैसे आप हम लोगों से पढ़ रहे हैं, अब आप लोग ही ये काम नहीं करेंगे क्या? आरटीआई का प्रयोग कर सकते हैं, सोशल ऑडिटिंग कर सकते हैं, आप नागरिक चार्टर की बात कर सकते हैं, सिटीजन चार्टर की बात कर सकते हैं, आप शिकायत करना है सीपी ग्राम्स की बात कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। शिकायत के लिए सीपी ग्राम्स की बात, सोशल ऑडिटिंग की बात, सूचना के अधिकार की बात, आपको जवाबदेहिता, पारदर्शिता, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे आपके कंटेंट को इजाफा करेंगे और धीरे धीरे आप इतना मजबूत हो जाएंगे, इतना मजबूत हो जाएंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा, आप उत्तर लिखेंगे तो कंटेंट दिमाग में होगा तो सेम पेन चलेगा, चिंता मत करो। दरअसल पूरे विश्व में तो ये हमने देखा निगरानी के अन्य साधनों के साथ ही सामुदायिक निगरानी के विभिन्न साधनों के अनूठे प्रयोग हो रहे हैं कि कुछ लोग तो व्यक्तिगत रूप पर आरटीआई इत्यादि लगा करके कर लेता है, कुछ लोग सम्मिलित रूप से भी आरटीआई मांग लेते हैं, लेकिन यहाँ ये सामूहिक रूप से हम कि सामूहिक रूप से देखें कि भाई क्या हो रहा है। तो जब सामूहिक रूप से करते हैं, दबाव समूह का मतलब भी ये था है कि समूह के द्वारा दबाव बनाना, हालांकि वो थोड़ी व्यापक अवधारणा हो जाती है, सोशल ऑडिटिंग वो चीज नहीं है, ध्यान रखो। निगरानी के साधनों के साथ ही तो ये होगा। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में सोशल ऑडिटिंग का प्रावधान किया गया है कि हम लोग सोशल ऑडिटिंग इसके बारे में करेंगे और प्रावधान है। तो जैसे हम लोगों ने राष्ट्रीय मनरेगा में ये सोशल ऑडिटिंग का किया है, ऐसे ही में अन्य चीजों में भी करना चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित हो और सरकार की नीतियों का यथार्थ में परिणयन हो सके। इसके लिए हमें इसको अपनाना चाहिए अन्य चीजों में, किसको? सोशल ऑडिटिंग को, सूचना के अधिकार को,
ई प्रशासन को सीपी ग्राम्स की तर्ज पर ही हमें अन्य सभी क्षेत्रों में इसी प्रकार के शिकायत निवारण तंत्र की सुव्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि उस क्षेत्र विशेष से संबंधित हम शिकायत कर सकें। इसी प्रकार हमें वहाँ क्या करना चाहिए कि सूचना के अधिकार को, हमें जागरूकता को बढ़ाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे आप लोग ना सुन करके कंटेंट इतना सीख जाएंगे कि आप लोग आंसर राइटिंग करने लगेंगे। मैं कह रहा हूँ 10 लेक्चर सुनिए, आगे आपको देख लीजिएगा आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। इस कानून की धारा 17 के अनुसार साल में 2 बार ग्राम सभा सोशल ऑडिटिंग किया जाना आवश्यक है। यानी कि इस कानून की धारा यानी कि जो है बनाया गया है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत 2 बार करना है ऐसा। ग्राम सभा ग्राम पंचायत में निवास करने वाली सभी पंजीकृत मतदाताओं का एक साझा मंच है। ग्रामीण क्षेत्र में वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। तो चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ ग्राम पंचायत या पहले तो ग्राम सभा फिर ग्राम पंचायत, तो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ही हमारी क्या है, लोकतंत्र की प्रत्यक्ष भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी की बात गांधी जी कर रहे थे अनुच्छेद 40 में। तो हमने अनुच्छेद 40 क्यों बताया कि आप इन चीजों को समझ सकें। धीरे धीरे आप स्थानीय स्वशासन को समझ पाएंगे और आपके सिलेबस में स्थानीय स्वशासन के बारे में लगा हुआ है। अब दूसरा वाला सिलेबस का पॉइंट पढ़ के देखिए। अब मैं बार बार पीडीएफ तो ओपन करूंगा नहीं, तो आपको मैं यहीं बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं अपने पास ये जरूर रखा करिएगा। यहाँ देखो मैंने आपको बताया, यहाँ क्या लिखा है, संघ और राज्य के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। स्थानीय स्तर पर क्या चुनौतियां हैं, तो असलियत में हमारे यहाँ शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं रहती इस नॉर्मल लेवल पर। मान लो सरपंच भी कोई काम नहीं कर रहा है या कोई अधिकारी नहीं कर रहा है, तो हम गाँव के लोग होते हैं वहाँ, तो इतना अवेयर नहीं थे क्या करना है, तो क्या चुनौतियां हैं, क्या स्थानीय स्तर पर शक्तियां हैं, ये सभी चीज़ों की बात हो रही है। तो ये इन्हीं से मिलाकर के आपका पूछा जाता है। मैं आगे आपके वो सभी क्वेश्चन भी आगे लाऊंगा। चलिए अब देखिए, स्थानीय स्वशासन ये सरकार की बात, ये राज्य व्यवस्था का एक पार्ट है, लेकिन स्वशासन से जुड़ करके पूछ लेगा। ठीक है, तो स्वशासन को और राज्य व्यवस्था को जोड़ देगा और संविधान के प्रावधान को जोड़ देगा और तीनों को जोड़ करके एक क्वेश्चन पूछ लेगा। ये यूपीएससी है। आगे चलते हैं। अभी आपको इस टाइप से क्वेश्चन भी मैं बताने वाला हूं। तो ये आप लोगों ने देखा सोशल ऑडिटिंग क्या होता है, सोशल ऑडिटिंग आपको समझ में आया। अब देखिए जवाबदेहिता का परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, तो आप जवाबदेहिता की भी परिभाषा देख सकते हैं। ये इस साइड जवाबदेहिता की यहाँ परिभाषा लिखी हुई थी। और तो अभी तक आपने समझा कि क्या क्या है। और ये अब हम थोड़े से देखते हैं यूपीएससी के क्वेश्चनों के बारे में। यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। अब देखो ई गवर्नेंस से कैसे क्वेश्चन बना। अब देखो आप करें कि ई गवर्नेंस केवल नवीन प्रौद्योगिकी के शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं, कि नवीन जो प्रौद्योगिकी है उसकी शक्ति के बारे में केवल ई गवर्नेंस नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना का उपयोग मूल्य में के क्रांतिक महत्व के बारे में, कहीं नहीं कि इससे भी कहीं अधिक है कि और भी अन्य अधिक मूल्य हो सके और ये ई गवर्नेंस से अधिक भी सामाजिक लाभ को बढ़ावा दे सके, सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दे सके, शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ावा दे सके और हमारे समावेशी विकास और आर्थिक समृद्धि में भी महत्वपूर्ण कर सके। तो इन सभी चीजों को लेकर के क्वेश्चन बनाया जा रहा है। अब कम से कम ई शासन तो मालूम चला कि क्वेश्चन कहाँ से बना कि ई गवर्नेंस लगा हो, तो डायरेक्टली ई गवर्नेंस केवल प्रौद्योगिकी वहां तक नहीं, तो उससे आगे है। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा, धीरे धीरे पढ़ करके बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। तो अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि आप ये समझिए। आगे चलते हैं। और आपने क्या देखा, यहाँ आप लोगों ने क्वेश्चन एक और बताता हूं। देखो अब देखो एक और क्वेश्चन क्या बना, 2018 है यूपीएससी का क्वेश्चन है कि नागरिक चार्टर, सिटीजन चार्टर जो अभी आपने पढ़ा था कि भाई एक वो ऐसा लगा देना, ऐसा पर्ची जैसा जिससे मालूम चले कि कौन सी सेवा, कितनी सेवा, कब तक मिलेगी, कैसा क्या मिलेगा। तो उसी के बारे में नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है। कितनी अच्छी लाइन है। इसी को आप परिभाषा के रूप में लिख लीजिए अपने नोट्स में कि नागरिक चार्टर यूपीएससी का है। तो मैं जो कुछ भी बोलता हूँ या जो बातें कर रहा हूँ ना, वो यूपीएससी के दायरे में ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इतना एनालिसिस करके बैठा हूँ, इतना एनालिसिस करके बैठा हूँ कि आप लोग देख सकते हैं इस पर कैसे पेन वगैरह चला रखा है। ये सभी चीज़ें कि कौन करंट का आया है, कौन बेसिक का आया है, इसी के आधार पर फिर मैं आप लोगों को ये सभी बता रहा हूँ। मैंने पहले दिन यही बताया था कि ये सब क्वेश्चनों के आधार पर ही मैं ये सब बातें बता रहा हूँ। तो जो भी पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि आपने यहाँ देखा नागरिक चार्टर संगठनात्मक और पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है। यानी कि आदर्श उपकरण है कि इसको हम लगाएं तो इससे क्या बनेगी, पारदर्शिता कि हम कौन सी सेवाएं दे रहे हैं, और यदि नहीं मिल रही है तो कौन उत्तरदायी होगा, कौन जवाबदेह होगा, उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। परंतु इसकी अपनी परिसीमाएं।
अब इसकी क्या सीमाएं हैं यही आपको पढ़ना है। परिसीमाओं की पहचान कीजिए, बताइए क्या परिसीमाएं हैं। अभी खोजिए, सोचिए सोचिए सोचिए, ये कौन सी परिसीमाएं हैं, तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए कुछ उपाय भी सुझाइए कि कैसे और प्रभावी बन सकता है। तो इसकी क्या पूछा, पहले तो आपको ये बताना है कि नागरिक चार्टर क्या है, तो ये परिभाषा लिखी है। उत्तर पारदर्शिता उत्तरदायित्व तो कैसे बढ़ावा देगा, तो पारदर्शिता को ऐसा कैसे बढ़ावा देगा वो आपको बताना है थोड़े से में। और उसके बाद आप बताएंगे कि क्या इसकी परिसीमाएं हैं, और लास्ट में आपको ये बताना है कि इसके और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है सिटीजन चार्टर को। कई बार ये क्वेश्चन आता रहा है और आगे भी आने की संभावना है। डायरेक्टली ये सब आपके सिलेबस में है, इसलिए ये सभी आते रहते हैं। चलिए, हम लोगों ने देखा नागरिक चार्टर के संदर्भ में, आगे चलते हैं। अब देखो यहां एक क्वेश्चन और आपको यहां दिखाई दे रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये आप लोगों ने समझा नहीं लिया है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जाना, सोशल ऑडिटिंग जाना। अब देखो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया है, अब यहाँ थोड़ा सा मैं और समझाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन ये आपने देख लिया नागरिक चार्टर का, ये हो गया। एक मिनट, कुछ रहा तो नहीं, देख लूँ मैं आपके लिए। चलिए, पोर्टल आपने देख लिया। आगे चलते हैं। अब देखो सुशासन की, अब कुछ लोगों के व्यक्ति की जवाबदेहिता का वैसे आपने मतलब देख लिया था, वरना ये भी लिखा है कि जवाबदेहिता का अर्थ है कि सरकारी अधिकारियों में निहित विवेकाधिकारों, जो सरकारी अधिकारी जैसे कि आप बनेंगे तो आपके जो कुछ विवेकाधिकार दिए जाएंगे, तथा प्राधिकारों की राज्य व्यवस्था के विभिन्न अंगों द्वारा बाह्य समीक्षा करना कि ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। विभिन्न अंगों में ग्राम सभा भी आती है, ग्राम पंचायत भी आती है। तो शासन के एक पहलू के तौर पर यह सार्वजनिक क्षेत्र, गैर लाभकारी और निजी क्षेत्रों की समस्याओं से जुड़ी बहस का केंद्र रहा है। यानी कि ये जवाबदेहिता कि किसने कार्य किया है, कौन जवाबदेह है इसके लिए, ये सब है। यहां दो विद्वानों के नाम लिखे हैं, डेविड ऑसबर्न और गैबलर। डेविड ऑसबर्न, ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं। इससे उत्तर क्या होता है आपका, पॉपुलर होता है। जैसे मैंने एक संगठन का नाम बता करके सुशासन की परिभाषा बताया, उस संगठन का नाम बता करके मैंने आपको उसके घटक बनाए पारदर्शिता के। ऐसी चीजें देखते हैं तो आपका ये लगता है कि आप हवाई फायर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप केवल घोषणात्मक व्यक्ति नहीं कि भाई बोलते रहते हैं फालतू का, कुछ प्रमाण भी हैं आपके पास, वो आप प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो डेविड ऑसबर्न तथा गैबलर ने सुशासन को उद्यमी सरकार के रूप में प्रस्तुत किया कि सुशासन क्या है, एक उद्यमी सरकार है, और तथा इसके 10 महत्वपूर्ण लक्षण निर्धारित किए हैं कि यह 10 लक्षण हैं सुशासन के, कि सुशासन क्या है या क्या होना चाहिए वही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि सुशासन को बढ़ावा देने के लिए सुशासन कैसे आएगा, तो आपको कहना शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता होना चाहिए, शासन व्यवस्था में जवाबदेहिता होना चाहिए, शासन व्यवस्था में सोशल ऑडिटिंग, इन सभी की आप बात कर सकते हैं। सोशल ऑडिट, तो इनके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो आप कहिए पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए में सोशल ऑडिटिंग को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि मनरेगा को हम मनरेगा के तौर पर दे रहे हैं, जिसका हमें लाभ भी हो रहा है। ऐसे ही में सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, वो लोग समझें उसको, और अपना ये ना समझे कि हमें उपकार कर रहे हैं, दे दीजिए, है ना, ये हमारा हक है इसलिए हम मांग रहे हैं, ये लोग समझे, है ना, कि ऐसे ऐसे ना करें। चलिए आगे चलते हैं। तो उत्प्रेरक सरकार होनी चाहिए, यानी कि उत्प्रेरक स्वयं अपनी प्रेरणा से कार्य करे। समुदाय आधारित सरकार की, समुदाय की बात माने, सहभागिता वाली बात करे, इसकी बात। प्रतिस्पर्धी सरकार होनी चाहिए कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, कि परस्पर प्रतिस्पर्धा हो रही है वहां, यानी कि एक राज्य दूसरा प्रतिस्पर्धा का मतलब सकारात्मक प्रतिस्पर्धा, दोनों सकारात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे से सहयोग भी कर रहे हैं, समुदाय आधारित सहयोग में, और आगे भी बढ़ रहे हैं। सेवा आयोजित सरकार के, सेवाओं को आयोजित करे। परिणाम उन्मुखी सरकार के, परिणाम इसका ये रहा है और इसलिए हम इस कार्य को बढ़ावा देंगे, वरना ऐसी कि लागत है ना, लागत 10 रुपए की और मिल रहा है 1 रुपया, तो क्या ही मतलब है। तो हम देखें कि भाई ये हमने इतना निवेश किया है तो कितना लाभ मिल रहा है, ये योजना लागू की है तो कितना मिल रहा है। जैसे हमने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देंगे यदि, तो असलियत में कितना लाभ मिल रहा है, वरना ऐसा कि हम वो ऑनलाइन डिवाइसेस इतना खरीद लें या फिर इतना खर्चा हो रहा है कि जिसका लाभ ही नहीं मिल रहा है, और हो रहा है कि ई गवर्नेंस का प्रयोग करने के बाद भी उसमें भ्रष्टाचार हो जा रहा है, फिर क्या ही मतलब है ई गवर्नेंस का। तो परिणाम क्या है उसके अकॉर्डिंग, है ना,
काम करना। तो परिणामोन्मुखी शासन, तो परिणाम के आधार पर आप लोगों को ये कहना है कि भाई इन चीज़ों को हमने जैसे लागू किया है, फास्टैग को लागू किया है, ये सफल रहा है, यूपीआई लागू किया है, सफल रहा है, तो इन्हीं की तर्ज पर हमें आगे दूसरी चीज़ों में भी डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है जो कि लाभ प्रदान करेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे पॉइंट लिखना होते हैं। धीरे धीरे इतना समझदार हो जाओगे, इतना समझदार हो जाओगे कि चीज़ों को लिखने लगोगे और क्वेश्चन भी समझने लगोगे। आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे आपको ऐसे ही सुनना होगा और इन चीज़ों को नोट्स बना करके याद करनी होगी चीज़ें। आगे चलते हैं। इन्होंने कहा ग्राहोन्मुखी सरकार के ग्राहकोन्मुखी, ग्राहकों को ध्यान दें भैया ये हमारे ग्राहक है, इसके लिए उनके लिए हमें कार्य करना। उद्यमी सरकार हो, यानी कि उद्यम की बात करते, पूर्वानुमान करने में योग्य सरकार को कि किसी भी चीज़ का, किसी नीति का क्या परिणाम होगा, तो नीति का वो कर पाए। जिसके हमारे संविधान निर्माता इसमें बहुत अच्छे रहे कि उन्होंने संविधान बनाया जो आज तक चल रहा है। तो ऐसे ही सरकार को भी सोच करके चलना चाहिए कि परिणामोन्मुखी हो, जिससे कि हम अपने समय पर जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त कर सकें। शब्द आया जनसांख्यिकीय लाभांश। अब देखो ऐसे टीचर बोल के निकल लेता है तो उनको आपको थोड़ा सा पकड़ना होता है और ये टीचरों से पकड़ना सीखिए, क्योंकि टीचरों के अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा रहता है और इसलिए चूँकि वो पढ़ करके बहुत सारा आए होती हैं, तो आप पकड़ पाएँ। तो वहाँ मैंने वैसे अधिकतर चीज़ें मैं जो भी बोलूँगा वो मैंने पहले ही लिख दी हैं कि इसको आप लिखा मिल जाए तो आप नोट्स में बना लें। इन सभी से आपको नोट्स बनाने हैं मेरे मित्रों। 2-3 बार देख करके आप चाहे मतलब नोट्स बना पाएँ, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए। तो विकेंद्रीकृत सरकार, यानी कि केंद्रीकरण नहीं करना है कि नहीं सभी शक्ति केवल हमारे हाथ में होंगी, किसी को भी कोई शक्ति नहीं दी जाएगी, नहीं, शक्तियों को देना। तो ये क्या कहलाता है? विकेंद्रीकृत सरकार, यानी कि शक्तियों को बांटना। तो विकेंद्रीकरण, वैसे भारत ने विकेंद्रीकरण को ही अपनाने की संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, जो कि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। एकात्मक व्यवस्था केंद्रीकरण की व्यवस्था है, हमारी विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। धीरे धीरे हमने बढ़ावा दिया है। आप देखें कि तो ऐसे विकेंद्रीकृत सरकार होना चाहिए। ग्राम पंचायत हमारा है और धीरे धीरे ग्राम सभा, सोशल ऑडिटिंग करना, ये क्या हो रहा है? विकेंद्रीकृत को बढ़ावा देने के ही उपकरण है। बाजारोन्मुखी की, बाजार की बेहतर परिस्थितियां बनाएं, जिससे कि इनाम जैसा हमने किसी के लिए बनाया है, तो इस टाइप से कि लोग मार्केटिंग कर सके और रोजगार प्राप्त कर सके। ध्यान रखिए। तो ये सभी हमारे डेविड ऑसबर्न और गैबलर ने कुछ सुशासन को अच्छा करने के लिए उपाय सुझाव दिए हैं कि ये हमें निर्धारित करना चाहिए। इस आधार पर हम लोगों ने सुशासन को समझा कि सुशासन क्या है। और देखिए तो सुशासन का अब सिलेबस एक बार और हम यहाँ देखेंगे कि सिलेबस के शब्द चूंकि हम लोग समझ रहे थे इतने देर से, आप लोगों को मालूम नहीं चला होगा, हमें मालूम नहीं, पहले जिसने पढ़ा होगा वो समझ रहा होगा। देखो हम लोगों ने देखा शासन व्यवस्था क्या है। तो सब पहले शासन व्यवस्था यानी कि सुशासन क्या है? कि सुशासन वह प्रणाली है जो कि सरकारी नीतियों को पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से निर्वहन करने में एक महत्वपूर्ण तकनीकी सहायक के रूप में कार्य करती है। तो यह क्या हुआ? सुशासन हुआ। आगे हम लोगों ने देखा पारदर्शिता क्या है, यानी कि कांच का गिलास है ना, कांच का गिलास आपको एकदम याद आ गया होगा। पारदर्शिता यानी कि है ना कि किसी भी नीति के संदर्भ में, उसके संदर्भ में विविध संबंध में सभी पक्षों में सुस्पष्टता को ही हम पारदर्शिता कहते हैं, जिससे कि जनतंत्र यह समझ सके कि कौन सी नीति आई है, कितनी परिणत हुई है, क्या परिणाम हुआ है, कितना उसमें समस्याएं दिखी हैं, इन सभी को समझ सके। जवाबदेहिता को हमने देखा, यहाँ की जवाबदेहिता क्या है। हमने ई गवर्नेंस को देखा कि ई गवर्नेंस का कैसे अनुप्रयोग हमने किया है। हमने डीबीटी का, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को उदाहरण देखा था। फास्टैग का उदाहरण हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने सीपी ग्राम का उदाहरण देखा और इसके बाद हम लोगों ने यूपीआई का उदाहरण देखा। इस प्रकार के हमने ई नाम का भी हमने अभी जस्ट जिक्र किया था, हालांकि ये यहाँ लिखा नहीं है मैंने, आगे मैं ये भी लिख करके ले आऊँगा आगे की क्लासेस में। मतलब चूंकि एक बार जो मैं लिख दूंगा वो दोबारा बहुत कम लिखूंगा, नई नई चीज़ें ही लाऊंगा, जिससे कि आपके कंटेंट में बढ़ोतरी हो सके और धीरे धीरे आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। तो ई गवर्न यानी कि वो क्या, मैं ई नाम के बारे में बताइए, मार्केटिंग को ठीक करने के लिए मैंने आपको बताया कि इन सभी के अनुप्रयोग क्या है, ई गवर्नेंस के कितना लाभ हो रहा है, क्या चुनौतियाँ हैं। इसमें कुछ चुनौतियां भी विद्यमान होती हैं, गवर्नेंस ध्यान रखिएगा। फिर हम लोगों ने देखा नागरिक चार्टर क्या होता है। ये पारदर्शिता को बढ़ाने महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट लिया आया। पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता और संस्थागत और अन्य उपाय, ये आपका लगा हुआ है सुशासन का सिलेबस। मैंने सुशासन को समझाने के साथ सुशासन के सिलेबस को भी बता दिया। लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका क्या है, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। तो हमारा यह है कि जो नीतियां पारित हो रही हैं ना सरकार के द्वारा,
उन नीतियों को जनता तक पहुंचाना। तो नीतियों को जनता तक पहुंचाना यानी कि सरकार पालिका के रूप में, स्थायी कार्यपालिका के रूप में नीतियों को और उन सरकार को तकनीकी कौशल सहायक तकनीकी स्वरूप में सहायता प्रदान करके व्यवहारिक स्तर पर नीतियों को परिणत करना ही मूल रूप से लोकतंत्र के सिविल सेवकों का काम है। हालांकि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं सिविल सेवकों की जिनको एक शब्द या एक बात में नहीं कहा जा सकता है।